हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम प्रोफेसर पर। आज की वीडियो में हम एनवायरनमेंट के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन लास्ट 5 ईयर के पेपर के क्वेश्चन हैं जिन्हें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और हम जानेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, कौन कौन सी थीम्स जो है बार बार रिपीट हुई हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे। और इसके अलावा हम जो यहाँ पर जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें हम कुछ ट्रिक्स के माध्यम से, कुछ हैक्स के माध्यम से चीज़ों को सॉल्व करना भी सीखेंगे। अगर आपने अभी तक कूड वाला जो ट्रिक में कुछ एक प्लेलिस्ट बना रखी है एलिमिनेशन ट्रिक्स एंड हैक्स की, अगर आपने वो सब वीडियो नहीं देखी तो उनको जाकर देख लीजिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो ये जो है इस जो वीडियो को बनाने का जो पर्पज़ है वो ये है कि इसमें हम ये जानेंगे कि जो एनवायरनमेंट का वेटेज लगातार बढ़ रहा है। जैसा आप देखेंगे 2023 का जो पेपर हुआ था उसमें कम से कम 20 से 22 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मतलब ये हमारे लिए पेपर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम वहाँ पर ये देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और ये इसकी बार बार जो थीम्स है वो कौन सी थीम्स है जो रिपीट होती रहती हैं। अगर आप कुछ थीम्स अगर अभी जानना चाहते हैं वीडियो शुरू होने से पहले, तो आप देखेंगे कि एनवायरनमेंट में एक SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये थीम्स वो कई बार रिपीट होती है। इससे इस बार भी लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आए थे और लास्ट ईयर भी 2 से 3 क्वेश्चन आए थे। मतलब हर बार इससे कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसके अलावा अगर आप फर्स्ट SDG देख सकते हैं, सेकंड आप देख सकते हैं एनर्जी सोर्स कि रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, इस तरीके के एनर्जी सोर्स आप देख सकते हैं। ठीक है, एक एनर्जी सोर्स की है। अगर थर्ड आप थीम देखना चाहें तो एनवायरनमेंट एक्ट, जो एनवायरनमेंट एक्ट होते हैं, चाहे वो जैसे जल संरक्षण अधिनियम होता, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम होता, वायु संरक्षण अधिनियम, इस तरीके के, तो इस तरीके के एनवायरनमेंट एक्ट। इसके अलावा जैसे क्योटो प्रोटोकॉल वगैरह, ये भी क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, मॉन्ट्रियल हो गया, वियना हो गया, इस तरीके के प्रोटोकॉल वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते रहे। इसके अलावा एक फोर्थ थीम जो आप देखना चाहें तो बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, इससे लगभग एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। अगर 5 आप देखना चाहें तो इसमें नेशनल पार्क आप याद कर सकते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व याद कर सकते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद कर सकते हैं, और इसके अलावा आप प्रोजेक्ट याद कर सकते हैं, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर कब हुआ, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब हुआ, प्रोजेक्ट ये सब चीज़ें कब हुआ। ठीक है, तो मतलब इस तरीके की थीम्स जो बार बार रिपीट होती रहती हैं, जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स हैं। और मैं इन थीम्स को आपको एक बार मैं बता दूंगा लास्ट में। आप पहला क्वेश्चन देखिए, उसके बाद समझिए कि ये क्वेश्चन किस तरीके से आते रहे हैं और बार बार थीम्स कौन सी रिपीट हुई हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, ये इसमें जो है ये लास्ट 5 ईयर के हैं, आप चाहें तो पेपर लेकर बैठ सकते हैं। हम सबसे पहले 2023 का करेंगे, उसके बाद 22 का, 21 का, इस तरीके से हम 18 तक पहुँचेंगे, 2018 तक। ये लास्ट सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं और उसमें सारे जितने भी एनवायरनमेंट के आज तक क्वेश्चन आए उन सबको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, इसमें हम जो भी जहाँ पर ट्रिक लग सकती है, जहाँ पे हम कॉमन सेंस से सोच सकते हैं, ये सब चीज़ें भी हम बताते चलेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किसके लिए एक मानक मानदंड है? तो जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए, उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ऑक्सीजन की जांच के लिए, रक्त में ऑक्सीजन के स्तर की जांच के लिए, वन पारिस्थितिकी तंत्रों में ऑक्सीजन के स्तर के संग्रहण के लिए। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए राइट, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए। अब देखो यहाँ पर क्या है, जैसे एक तो ये है कि मैं ये तो बताता ही चलूँगा आपको कि थीम्स कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड कौन कौन से हैं, मतलब रिपीटेड क्वेश्चन कौन कौन से हुए हैं और कौन से होते रहे हैं। तो ये आपको पता चल जाएगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कम से कम 50 क्वेश्चन है, तो आप उन सबको हम सॉल्व करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ आप जो है कुछ स्पेशल टॉपिक, जैसे यहाँ पर BOD आया है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इस तरीके से COD भी आ सकता है। ठीक है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो इस तरीके का मतलब ये टॉपिक जो है आप इसके इर्द गिर्द भी पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर BOD आया है तो हो सकता है अगली बार COD आ जाए। तो मतलब BOD अगर यहाँ पर पूछ लिया तो आप COD पर फोकस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो अगला एग्जाम होने वाला है, आपको सबको पता ही होगा कि पेपर जो पोस्टपोन हो गया, अब जो दिसंबर में एग्जाम है, जो 26-27 अक्टूबर को होना था, अब वो नहीं होगा, तो दिसंबर में होने वाला है। अभी डेट फिक्स नहीं हुई है, तो जब आ जाएगा आप उसके लिए तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए। ठीक है, अगर ये अधिक है तो प्रदूषण जो है ज़्यादा है। ठीक है, जल जो है ज़्यादा प्रदूषित है। नेक्स्ट, जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धानों के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, वह है लेमना, वोल्फिया, एजोला या ट्रापा। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कम से कम 5 से 7 बार पूछा गया। अगर आप 1993 से अगर आप प्रीवियस ईयर देखते हैं तो ये कम से कम आपको 2 से 3 बार मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट हो जाएगा, एजोला। ये स्पेशली धान के खेतों के लिए ही है, याद रखना, धान के खेतों के लिए एजोला। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे हंसी पैदा करने वाली गैस कहते हैं? लाफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं इसे। अमोनिया को, कार्बन मोनोऑक्साइड को, नाइट्रस ऑक्साइड को, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को। ठीक है, तो इसको हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, नाइट्रस ऑक्साइड को। ये आपने 12th में या हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा, नाइट्रस ऑक्साइड जो उसको लाफिंग गैस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं,
समुद्री सवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत है? देखिए समुद्री सवाल आपने अगर ये नहीं पढ़ा है तो आप इसको बहुत कॉमन सेंस से सोच सकते हैं कि समुद्र है, समुद्र में सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी पाई जाती है? NaCl की। NaCl की मात्रा पाई जाती है, मतलब सोडियम की सोडियम आयोडीन वगैरह की मात्रा सर्वाधिक पाती है, मतलब NaCl से बनता है, ठीक है, आयोडीन। तो मतलब ये है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, आयोडीन। मतलब जो है समुद्री जो समुद्र है, समुद्र में सर्वाधिक मात्रा जो पाई जाती है नमक अर्थात आयोडीन की पाई जाती है, NaCl की पाई जाती है। तो आप कॉमन सेंस से सोच सकते हैं, ब्रोमीन ऑर्गन, ऑर्गन का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्लोरीन ब्रोमीन मतलब ये नहीं, तो आयोडीन आप यहाँ से कॉमन सेंस से लगा सकते हो, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक कीटभक्षी पौधा है? तो निकोटेंथिस, निकोटियाना, निलुम्बो या नेपेंथिस। तो इसका जो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, नेपेंथिस। इसके अलावा आप कीटभक्षी पौधों में और भी याद कर सकते हैं, जैसे घटपर्णी जो मेघालय का स्थानीय पौधा है, घटपर्णी, नेपेंथिस हो जाएगा, बिनस फ्लाई हो जाएगा, तो बिनस फ्लाई। तो इस तरीके का आप और बहुत सारे नाम याद कर लीजिए। जैसे ये यहाँ पर अगर कीटभक्षी पौधे नेपेंथिस पूछ ले तो इस बार नेक्स्ट बार हो सकता है नेपेंथिस ना पूछे, हो सकता है बिनस फ्लाई के बारे में पूछ ले, घटपर्णी के बारे में पूछ ले, और इसके अलावा और भी बहुत सारे पौधे हैं तो उनके सबके बारे में पूछ ले। तो आप वहाँ से जो है ये चीज़ आप इसके इर्द गिर्द याद कर लीजिए, मतलब बहुत सारी हेल्प मिल जाती है आपको। और ये थीम्स कैसे रिपीट होती है, जैसे आप 2023 का हम जो पूरा पेपर ये सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद जब 22 में जाएंगे हम, उसके बाद जितने भी नीचे हो जाते रहेंगे आप देखेंगे कि रिपीट होते रहे। आप अगर पीछे जाएंगे तो आगे की तरफ, आगे से जाएंगे तो पीछे की तरफ, ठीक है, रिपीट होते रहते हैं, बार बार क्वेश्चन रिपीटेड थीम्स पे पूछे जाते रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी राइट, नेपेंथिस। मानव हृदय कितने चैम्बर्स का बना होता है? ये सबको पता होता है, ये होता है 4, दायालिन, बायालिन, दायानिले, बायानिले, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 2022 में विश्व में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत का किस स्थान पर था? तो देखो यहाँ पर हमें ये नहीं है कि हमें याद करना है इसको, तो आप जो है आप पूछेगा तो 2024 का पूछेगा, ठीक है। तो बस ये है कि इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते रहे कि विश्व में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, मतलब अगर इस तरह की कोई भी रिपोर्ट है, इस तरह का कोई भी जो है इंडेक्स है तो आप उसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, मतलब प्रीवियस ईयर का सबसे बड़ा फायदा यही है, हमें ये पता चल जाता है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते रहे हैं और किस तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है एवं पानी छोड़ती है, उसे कहते हैं जल विभाजक, आर्द्र भूमि, व्यर्थ भूमि या पानी का हौज। तो इसका जो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए राइट, जो UPPSC ने इसका दिया था जल विभाजक दिया था, वाटर शेड, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, जल अधिनियम को, रोकथाम एवं प्रदूषण नियम नियंत्रण अधिनियम को निम्नलिखित में किस वर्ष बनाया गया था? देखिए यहाँ पर जल अधिनियम पूछ लिया, तो 1974, 1976, 1975, 1977, आप सबको पता है 1974। इसी तरीके देखो यहाँ पर जल का पूछ लिया, हो सकता है अगली बार वायु का पूछ लिया है, तो वायु वाला कितना 1981, ठीक है। पर्यावरण वाला कई बार पूछा गया, आपको पता होगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ठीक है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। तो इस तरीके का जो है अधिनियम पूछे जाते रहे। तो मैंने यही बताया था कि जब रिपीटेड थीम में इसको देख सकते हैं, एनवायरमेंटल एक्ट कि कौन कौन से एनवायरमेंट के एक्ट है वो कब कब आए थे। तो ये 1974, तो ये इसको ऑप्शन हो जाएगा ए 1974। लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है दलदल, नदी, तालाब या धसाऊ क्षेत्र या मार्सी एरिया, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, नदी, लोटिक का, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट। देखिए दो तरीके होते हैं, यहाँ पर आपसे लोटिक पूछ लिया, हो सकता है आपको नेक्स्ट टाइम लैंटिक पूछ लिया जाता है। एक होता है लैंटिक और एक होता है लोटिक, ठीक है। तो लैंटिक जो होता है वो स्थिर जल में होता है, और जो लोटिक होता है गतिशील, मतलब चलने वाला, गतिशील जल में, ठीक है। तो नदी है गतिशील, बाकी यहाँ पर आप देखेंगे दलदल स्थिर है, तालाब स्थिर है, धसाऊ क्षेत्र स्थिर है, ये सारे स्थिर जल के स्रोत हैं। बाकी नदी जो है गतिशील जल का स्रोत है। तो इस बार हो सकता है लोटिक पूछ लिया, तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है लैंटिक पूछ लिया जाता है, एक लैंटिक भी होता है, लैंटिक पारिस्थितिकी तंत्र। तो आप यहाँ से इस तरीके देख सकते हैं कि उसके इर्द गिर्द मतलब पढ़ना है कि आप जो है क्वेश्चन जो है बार बार रही से रिपीट होते हैं, आप देखेंगे नेक्स्ट, अब ये वीडियो जब चलती रहेगी आगे देखेंगे आप। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? देखिए जब भी जैव विविधता के ह्रास की बात आए तो ये आप गांठ बांध लीजिए कि मतलब आपको हमेशा प्राकृतिक आवास वाला ही विकल्प जो है क्लिक करना, मतलब टिक करना, ठीक है। तो जैसे जैव विविधता के ह्रास का सबसे इंपॉर्टेंट जो कारण है वो है प्राकृतिक आवास का विनाश, मतलब जो उनके आवास होते हैं उनका विनाश ही जो है जैव विविधता के ह्रास का सबसे बड़ा कारण है। उनके आवास ही नहीं रहेंगे तो वो कहाँ पर रहेंगे? तो बस यही है। एक क्वेश्चन ये पूछ लिया था कि अगर किसी भी जो जीव को विलुप्त कब मान लिया था, तो इसका आंसर है 50 वर्षों तक कोई जीव अगर अपने प्राकृतिक आवास में नहीं दिखाई देता है 50 वर्षों तक, तो उसको जो है हम विलुप्त मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो जाएगा ऑप्शन नंबर फिलहाल सी हो जाएगा। तो इस तरीके का एक्सटर्नल जितनी भी चीज़ें हैं जो एडिशनल नॉलेज है आप इसको ऐड कर सकते हैं, मतलब पेपर जो है यहीं से बनता है, इन्हीं चीज़ों से, इर्द गिर्द टॉपिकों से ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, पौधों में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार कौन है? तो जल, ऑक्सीजन, एमिनो एसिड, भोजन। तो आपको पता जल के लिए जाइलम और भोजन के लिए कौन सा होता है? फ्लोएम। तो मतलब ये मतलब इसके आप जो इस तरीके का जो क्वेश्चन पूछा गया उसके आप अपोजिट भी सोच के देखिए, उसके इर्द गिर्द या जो भी एडिशनल चीज़ें हो सकती हैं उनके बारे में सोच कर देखिए। बस वहीं से आप अगर तैयारी करेंगे तो बहुत मतलब रिजल्ट आपको बहुत अच्छा रहने वाला है, ठीक है। तो जाइलम जो है जल के लिए और फ्लोएम जो है भोजन के लिए होता है, पोषक तत्वों के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। देखिए मैंने बताया था एनर्जी सोर्स, ये आप देखेंगे एनर्जी सोर्स मतलब
जो ऊर्जा स्रोत होते हैं, तो ऊर्जा स्रोत से कम 2 से 3 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। आप देखो यहाँ पर देख लेना, अगला 1-2 क्वेश्चन और भी मिलेंगे इसी पेपर में। तो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं जो कि गैर नवीकरणीय है, विद्युत जनित है, नवीकरणीय है या ऊष्मा जनित है। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नवीकरणीय मतलब रिन्यूएबल है, मतलब नॉन कन्वेंशनल मतलब गैर पारंपरिक या परंपरागत। तो जो परंपरागत जो होते हैं जैसे कोयला वगैरह, तो ये एक समय के बाद ये नष्ट हो जाएंगे, मतलब खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। इनका एक निश्चित लिमिट है कि एक लिमिट के बाद ये जो है समाप्त हो जाएंगे। बट जो नवीकरणीय है, जो रिन्यूएबल है, वो कभी समाप्त होंगे, जैसे सूर्य का प्रकाश, जैसे सौर ऊर्जा। ठीक है, सौर ऊर्जा को आप कह सकते हो ये रिन्यूएबल है। ठीक है, तो नवीकरणीय है, तो ये गैर पारंपरिक है या गैर परंपरागत। ठीक है, तो ये मतलब जो है ये ऊर्जा का स्रोत जो है गैर परंपरागत या गैर पारंपरिक है। तो ये नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, जैसे सूर्य। ठीक है, तो ये कभी समाप्त नहीं होंगे। ठीक, ये रिन्यूएबल है, बार बार इनको बनाया जा सकता है और लगातार रह सकता है। अब इस वाले क्वेश्चन को देखिए, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी स्थित है कहाँ पर? मुंबई में, भावनगर में, जामनगर में, पुदुचेरी में। देखो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट, जामनगर में प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन। अब यही सेम क्वेश्चन जो है 2022 में देखेंगे, मतलब इससे मिलता हुआ, मगर ऑप्शन उसका सेम होगा जामनगर। तो मतलब जामनगर से रिलेटेड आपसे 102 क्वेश्चन जो भी हैं इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसके बारे में देख सकते हैं कि जामनगर में और क्या क्या चीज़ है। तो जामनगर में तो 2022 में भी आया था, 2023 में भी पूछा गया था सेम। आप देखेंगे अभी नेक्स्ट आएगा, मैं भाभी बताऊँगा ये चीज़। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशम का एक घटक कौन है? फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन या पोटेशियम? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन। प्राकृतिक रेशम का जो एक घटक है, यहाँ से याद कर लीजिए कि इसका जो है नाइट्रोजन हो जाएगा। नेक्स्ट, रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर कहलाते हैं वृक्षवासी। देखो रेगिस्तान में वृक्षवासी कहाँ क्या करेंगे, इसे बहुत कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हैं। वृक्षवासी का कोई मतलब नहीं है, चलो बिल में एक तरह से रह सकते हैं। स्थल ये भी नहीं रहेंगे क्योंकि रेत बहुत गर्म हो जाती है, रात को बहुत ठंडी हो जाती है, तो स्थल पर भी रहना संभव नहीं है वृक्षवासन। अब बिल में रहने वाले जानवर है मरुद्भिद। अब इसमें क्या देखते हैं हम कि कौन सा ब्रॉड स्टेट मतलब ब्रॉड कथन है, मतलब यह ब्रॉड जो विकल्प दिया गया, तो इसमें जो है मरुद्भिद ज़्यादा है, मतलब जो है कि मरुद्भिद जो है इसकी तुलना में बड़ा है, कि ये केवल एक सेपरेट चीज़ को बता रहा है कि बिल में रहने वाले, क्योंकि मरुद्भिद बहुत बड़ा टर्म है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। आप इस तरह से सोच सकते हैं, कॉमन सेंस है। रेगिस्तान को आवास करने वाले जानवर कहलाते हैं, तो बिल में रहने वाले जानवर या मरुद्भिद, तो मरुद्भिद जो है कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करें वो करें 2023 के। अब जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं 2022 के करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखेंगे कम से कम 15 से नहीं लगभग 20 क्वेश्चन आए। आप देख लेना, आप ए सीरीज़ का पेपर है ये, आप देख लेना ये सभी क्वेश्चन आए थे। तो ए सीरीज़ के हम लोग 20 क्वेश्चन आए थे। अब देखिए देखो कैसे रिपीट होते हैं। अभी हमने ऊपर क्या देखा था, रिन्यूएबल मैंने बताया था, सोर्स एनर्जी सोर्स। देखिए एनर्जी सोर्स कब ये क्वेश्चन संदर्भ 22 में फिर आया था। देखिए, हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता, मतलब सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता? तो नाभिक ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा या पवन ऊर्जा? तो उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, नाभिक ऊर्जा। देखिए बायोमास का में भी सूर्य की भूमिका होती है, भूतापीय में भी, पवन में भी, बट ये जो नाभिक ऊर्जा में नहीं होती है। तो मतलब सूर्य ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है अंततः। ये बात में बहुत ध्यान दिया कर दीजिए, अंततः इस सूर्य की भूमिका इसमें नहीं है, बाकी इनमें सब में कहीं ना कहीं छोटी मोटी भूमिका जरूर है। तो ऑप्शन नंबर ए देख। तो मैंने कहा सोर्स जो एनर्जी सोर्स हैं, तो वो सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एनर्जी सोर्सेज जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एनर्जी सोर्स को आप जो है थीम्स में लिख सकते हैं कि एनर्जी सोर्स है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, एनवायरनमेंट एक्ट है, बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल है, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, प्रोजेक्ट जो भी हैं, यूट्रोफिकेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, ये सब जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स हैं। ठीक है, इनसे बार बार क्वेश्चन पूछाते रहे। देखिए मैंने ऊपर क्या बताया था कि जल संरक्षण अधिनियम से क्वेश्चन पूछा गया था 1974, और इस बार 2022 में कौन सा पूछा गया था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, मैंने कहा 1986। तो मतलब आप जो है मतलब जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना उससे इर्द गिर्द चीज़ों को याद कर लीजिए। हो सकता है आप इस बार जो 24 का जो एग्जाम होने वाला है, हो सकता है उसमें वायु संरक्षण अधिनियम का पूछ लिया जाए 1981 वाला, ये वायु संरक्षण अधिनियम से संबंधित है। ठीक है, हो सकता है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 से पूछ लिया जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं। ठीक, तो यही हमें प्रीवियस पेपर का जो एनालाइज करने का फायदा मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन DDT एक है अजैव अपघटनीय प्रदूषक, जैव रासायनिक प्रदूषक, गैर प्रदूषणकारी या गैर प्रदूषक या जैव अपघटनीय प्रदूषक। ठीक है, देखिए जब इस तरीके का वर्ड जब दे रखे होते हैं, 2 टर्म दे रखे होते हैं ऑप्शन में, अजैव अपघटनीय प्रदूषक या जैव अपघटनीय प्रदूषक, तो ये बात कर चलिए आप 50-50 में ऑलरेडी पहुंच गए हैं। ठीक है, मतलब सेम विकल्प को सिर्फ एक बार चेंज करके यहाँ पे मतलब इसका उल्टा है, नॉन है, और यहाँ पे बस केवल सिंपल दिया गया बायोडिग्रेडेबल, यहाँ पर नॉन बायोडिग्रेडेबल, बस इतना सा अंतर दिया गया। तो इनमें से ही एक ऑप्शन होना चाहिए। तो आपने को पता है कि एक ये जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक है, जैसे प्लास्टिक होता है, DDT होता है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका
राइट हो जाएगा। नॉन बायोडिग्रेडेबल, अगर जैसा आपको इसका पूरा एनालिसिस देखना, पूरे पेपर को किस तरह से सॉल्व करते हैं, तो आप देख सकते हैं मैंने 2018 से लेकर 2023 तक के सारे पेपर का डिटेल एनालाइज किया, तो आप वहाँ पर जाकर उनको देख सकते हैं। और बाकी आप ट्रिक से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, स्पेशली कूट वाले, असर्शन और रीजन वाले, दो स्टेटमेंट वाले, उनकी भी मैंने वीडियो बना रखी है। एलिमिनेशन ट्रिक्स एंड हैक्स नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उन वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं। तो ये जो है DDT जो है, जैसा DDT है, प्लास्टिक है, ठीक है, तो इस तरीके की जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल कौन से होते हैं, जैसे मतलब कोई घर का जो खाद्य पदार्थ होते हैं, ये सब बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मतलब जो आसानी से सड़गल जाते हैं, ठीक है, जिनका अपघटन हो जाता है। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस झील में अवस्थित है? डल, लोकटक, कोलेरू, बुलर, ये आप सबको पता है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी इसका राइट हो जाएगा। मणिपुर की लोकटक झील में केबुल लामजाओ है। यहाँ के बारे में आप क्या जान सकते हैं, यहाँ पर पाई जाती है डांसिंग डियर, मतलब हिरण, ठीक है, तो डांसिंग डियर पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पर एक फूमडी या फूमडिस भी कहते हैं, फूमडिस नाम की एक वनस्पति पाई जाती है, ठीक है, तो ये, और ये तैरता हुआ पार्क है, ठीक है, तो एक तैरता हुआ पार्क है, तो लोकटक झील में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है, मतलब बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो परमाणु ऊर्जा, कोयला, लकड़ी, गोबर, आप समझ रहे हैं, कोयला, लकड़ी, गोबर, ये कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं, लकड़ी, गोबर, कोयला, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड, एक ही है परमाणु ऊर्जा, ये जो है बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। मतलब ये कि क्वेश्चन को किस तरीके से देखना, उसको डील कैसे करना, बस यही सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप यहाँ लकड़ी, गोबर, ये सब एक दूसरे के मिलते हैं कि लकड़ी गलेगी, सड़ेगी, एक समय के बाद गोबर, कोयला, ये सब एक चीज़ आपस में परिवर्तित होते रहते हैं एक दूसरे में। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा, परमाणु ऊर्जा, इनसे कोई संबंध नहीं है इन तीनों से, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, परमाणु ऊर्जा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में हरित गृह गैस नहीं है, तो आपको हरित गृह ग्रीन हाउस गैस जो होती हैं, ग्रीन हाउस गैसेज जितनी भी हैं, वो आपको सबको याद होनी चाहिए, जैसे CO2 है, मीथेन है, इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड है, CFC है, HFC है, इस तरीके की जो है ग्रीन हाउसेज गैसेस हैं, तो ये सबको सब पता होना चाहिए। जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, मीथेन, इसमें कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ऑर्गन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है, तो मीथेन भी है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। सबसे ज़्यादा योगदान कौन देती है? CO2 देती है, उसके बाद मीथेन देती है, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड देती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, SF6, ये सब देती हैं। आप इनका क्रम भी याद कर रख सकते हैं। नेक्स्ट, किस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है? जो आर्थिक रूप से सक्षम हो, जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में हो, जो मिलावट विहीन हो, जो पर्यावरण मित्रवत हो। तो देखिए इको मार्क, ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस में कई बार आ चुका है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाए, पर्यावरण मित्रवत हो, और संदर्भ 23 में भी आया, आपने भी देखा होगा, पर जो इको मार्क जो था उसको दिया जाता है जो पर्यावरण मित्रवत हो। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की गई। डॉल्फिन डे कब मनाया? तो उस समय शुरू किया गया था, तो ये इसलिए पूछ लिया गया था, 2022 में ही शुरू करा गया था ये, 2022 में। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 5 अक्टूबर। आप याद रख सकते हैं, यहाँ पर पास एक डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर को मनाया जाता, और एक मनाया जाता 7 अक्टूबर को ताहर दिवस, जो नीलगिरी में पाई जाती है, नीलगिरी ताहर, जिसे नीलगिरी ताहर कहते हैं। तो 2 डे आप याद कर सकते हैं, 5 अक्टूबर को डॉल्फिन डे और 7 अक्टूबर को ताहर दिवस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होता, ओजोन, फास्फोरस, एल्यूमिनियम आयन या मीथेन? तो इसका हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी राइट हो जाएगा, मीथेन, ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, मीथेन। तो मीथेन जो है प्रकाश रासायनिक धुंध कोहरे में हमेशा पाया जाता है, ठीक है, तो मीथेन ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य SDG हेतु संदर्भ 30 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है? तो गुणवत्तापरक शिक्षा, मैंने कहा था SDG जो 17 गोल हैं, आप 17 के 17 वो भी क्रम से आपको सारे के सारे याद होना चाहिए। जैसे गुणवत्तापरक शिक्षा, शून्य भूख, अंतरिक्ष अनुसंधान, लैंगिक समानता, इनमें से कौन सा नहीं है? तो आपको पता है नो पॉवर्टी भी है, और गुड हेल्थ एंड वेलबींग भी है, क्वालिटी एजुकेशन भी है, जेंडर इक्वालिटी भी है, बस कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, अंतरिक्ष अनुसंधान जो है इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये जो है SDG जो है इंपॉर्टेंट थीम्स है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो मैंने ऊपर ही बताया, SDG से कम से 3 से 4 क्वेश्चन ऊपर ही पूछे गए थे, और यहाँ पर ही पूछे गए। SDG से क्वेश्चन लगातार पूछे जाते रहे और पूछे जाते रहेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा नदी घाटी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? तो नर्मदा, ताप्ती, कावेरी, महानदी, तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी राइट, महानदी, आप सबको पता है। निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? तो कौन सा खतरा? तो यूकेलिप्टिस, आपको सबको पता होगा, यूकेलिप्टिस जो पर्यावरण के लिए खतरा क्यों है? क्योंकि मानते हैं कि जितनी ऊंचाई इसके ऊपर की होती है, इतनी ही नीचे जो है जमीन के अंदर इसकी जड़ें होती हैं, और ये पानी को पास पड़ोस के सारे पानी को सोख लेती है, जिससे पर्यावरण को काफ़ी नुकसान होता है। तो इसलिए यूकेलिप्टिस को जो पर्यावरण का दुश्मन माना जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, किसी देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है? बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, भूटान, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, बांग्लादेश, ठीक है। जो 84 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, बांग्लादेश। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है? ठीक है, तो जाफना, जामनगर, देखो मैंने कहा था जामनगर से क्वेश्चन आया, तो यहाँ पर बस अलग सेंस पूछा हुआ, मरीन राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया, तो यहाँ पर पूछा गया परंपरागत औषधि वैश्विक केंद्र, तो मतलब जामनगर बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, 85 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए,
दुधवा राष्ट्रीय उद्यान मैंने कहा था नेशनल पार्क आपको सारे याद होने चाहिए। तो दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है, स्पेशली उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, और वो जो है लखीमपुर खीरी में है। ठीक है, अगर आपने नेशनल पार्क आपको याद करना तो बहुत ट्रिक्स से, बहुत सिंपल तरीके से मैंने एक वीडियो बना रखी है ऑल नेशनल पार्क्स की, और बहुत सिंपल तरीके से आपको ट्रिक्स के माध्यम से वहाँ पर मैंने याद करना सिखाया, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं और याद भी कर सकते हैं, उसको नोट्स भी बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा लखीमपुर खीरी। संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी मुख्यतः बनी होती है प्रोपेन से, मीथेन से, ब्यूटेन से, ईथेन से। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट, मीथेन से। ठीक है, जितनी भी प्राकृतिक गैस वगैरह जो भी है, संपीड़ित गैस है, प्राकृतिक गैस वगैरह, ये सब जितनी भी चीज़ें होती हैं सब मीथेन ही होता है। बस इनमें जो प्राकृतिक मुख्य अंग जो होता है मीथेन ही होता है, याद रखना। ये तो क्षेत्र है, जैसे आप देखेंगे झील में लिम्नेटिक क्षेत्र पादप प्लव अधिकता वृद्धि में वृद्धि करते हैं। लिम्नेटिक क्षेत्र पानी का खुला क्षेत्र है, तो बिल्कुल सही है। तो इसका जो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगर आपको असर्शन और रीजन, ये असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन होते हैं, अगर आपको इनको डिटेल में देखना तो मैंने इसके लिए स्पेशल वीडियो बनाई कि असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन को आप कैसे डील कर सकते हैं। तो देखिए, लिम्नेटिक क्षेत्र पादप प्लवक अधिकता वृद्धि करते हैं, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि इसमें क्योंकि लगा के पढ़ते हैं अगर व्याख्या करता नहीं करता इसका पता करने के लिए, क्योंकि लिमिटेड क्षेत्र पानी का खुला क्षेत्र है, बिल्कुल ठीक बात है। तो दोनों आपस में बिल्कुल देखो, जब जनरल स्टेटमेंट होता है तो उसको हम राइट मानकर चलते हैं। तो दोनों जनरल स्टेटमेंट है, इसमें कोई फैक्ट नहीं दिया हुआ, कोई मतलब एक्सट्रीम वर्ड नहीं दिया हुआ, तो हम जनरल मान के चलेंगे, दोनों ठीक है। और क्योंकि लगा कर पढ़ेंगे, अगर दोनों एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं तो हम उसकी व्याख्या ही मानेंगे। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। देखिए, फिर एचडीजी से रिलेटेड आ गया, जो मैंने बताया था ना इंपॉर्टेंट थीम्स, मैं एंड में बताऊंगा इन सबको, वीडियो के एंड तक बनी रही है। तो एचडीजी थीम्स जो है सतत विकास लक्ष्य की जो थीम्स है, देखिए यहाँ पे देखिए एचडीजी 10, एचडीजी 13, 14 और 15। ठीक है, तो इसका जो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देखिए एचडीजी असमानताओं में कमी, ठीक, उसके बाद 13 जलवायु, 14 वाला जो हो जाएगा जल के जीवन, मतलब लाइफ बिलो वाटर, और 15 जो हो जाएगा लाइफ ऑन लैंड। ठीक है, लाइफ ऑन लैंड हो जाएगा। ठीक है, लाइफ बिलो वाटर और लाइफ ऑन लैंड। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। देखिए, एक तरीका मैंने ये भी बताया था, आप इस तरह के क्वेश्चन को कैसे डील कर सकते हैं। आपको ये तो हो गया कि आप जो है, हम यहाँ पर थीम्स और क्वेश्चंस की बात कर रहे थे, इस वजह से मैंने ये आंसर की वजह से बता दिया कि एचडीजी 3 जो है असमानताओं में कमी है, एचडीजी 13 जो है जलवायु परिवर्तन है, एचडीजी 14 लाइफ ऑन बिलो वाटर मतलब जल के नीचे जीवन, 15 जो भूमि पर जीवन। तो इस तरीके से आप ये जो नॉलेज के बेस पर कर सकते हैं। अगर आपको कुछ नॉलेज नहीं है तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। कूड वाले क्वेश्चन को आप देख लीजिए। देखिए आप कैसे चुनते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर जो है 3 जो सेम ऑप्शन से शुरू हो रहे होते हैं, तो आप उन दोनों को चुन लेते हैं, आप 50-50 में ऑलरेडी आ जाते हैं। मतलब ये जो 10 में से आपका 8 से 9 क्वेश्चन में वर्क करेगा, बस एक ही हो सकता है जो आप रॉन्ग हो सकते हैं। उसके बाद आप ए एलिमिनेट कर दिया और सी एलिमिनेट कर दिया, ये रूल नंबर 1 था। ठीक है, आप वहाँ पर देखेंगे मैंने बताया है। रूल नंबर 2 क्या होता है, हम फर्स्ट नहीं लेते हैं, मैंने बताया था वहाँ पर फर्स्ट नहीं लेते हैं, मतलब जैसे ए का फर्स्ट नहीं लेंगे, और जैसे ए आप इसकी भाषा में समझिए, ए का फर्स्ट नहीं लेंगे, बी का हम सेकंड ऑप्शन नहीं लेंगे, सी का हम थर्ड ऑप्शन नहीं लेंगे, और डी का हम जो फोर्थ ऑप्शन नहीं लेंगे। देखिए यहाँ पे बी का हमने सेकंड काट दिया, तो ये भी एलिमिनेट, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो गया। तो मतलब इस तरह के बड़े आसानी से आप ट्रिक के बेस पर निकाल सकते हैं। देखिए दोबारा सुन लीजिए, हमने क्या चुना, 3 ये चुना, ए एलिमिनेट, सी एलिमिनेट, बाकी सेकंड का सेकंड हम लेते नहीं है, डी एलिमिनेट, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो गया। बस बिना किसी नॉलेज के भी आप सॉल्व कर सकते हैं। 133 का ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरणीय है, मतलब कौन सा बायोडिग्रेडेबल है। मैंने बताया नॉन बायोडिग्रेडेबल और डिग्रेडेबल दोनों जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लास्टिक का कप, कांच की बोतल, ऊन, एल्युमिनियम फाइल। तो इसका जो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए ये भी डिग्रेडेबल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। प्लास्टिक और कांच की बोतल में ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके अलावा एल्युमिनियम फाइल ये भी नहीं होगा। बाकी जो ऊन जो है बायोडिग्रेडेबल है, बाकी ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल है। निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में ज़्यादा सूर्य की रोशनी प्रवृत्ति करता है, इसको बोलते हैं एल्बिडो। एल्बिडो बोलते हैं, एल्बिडो के बारे में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, पृथ्वी का एल्बिडो 35% होता है। अगर जो है आकाश में सल्फर की मात्रा बहुत अधिक है तो ये बढ़ भी जाता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो रेत का रेगिस्तान हो गया, धान के खेतों की भूमि होगी, ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि होगी, और पेरी भूमि होगी, मतलब समशीतोष्ण भूमि होगी। अब आप कॉमन सेंस से सोच सकते हैं कि कौन है जो प्रकाश को सबसे ज़्यादा परिवर्तित करेगा, तो कौन करेगा, आपको सबको पता, ताज़ा बर्फ की ढकी भूमि, क्योंकि ये एक तरह से बिल्कुल मिरर का ही काम करेगा। ठीक है, बाकी ये थोड़ा बहुत अवशोषित भी करेंगे, बट ये ताज़ा बर्फ की भूमि जो है सीधे मिरर की तरह वर्क करेगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 30 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड, धूलकण, हीलियम, जलवाष्प। आपने प्रकाश का स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ा होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो आप सबको पता है कि धूलकण की वजह से प्रकाश का जो है प्रकीर्णन होता है, प्रकाश जो फैलता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है। तो पफ बॉल्स, शैवाल, मॉस, लाइकेन। तो शैवाल और मॉस जो बने होते हैं लाइकेन से बने होते हैं। तो आप यहाँ से सोच सकते हैं कि इसका तो एक होगा नहीं, तो लाइकेन जो होता है, मतलब जहाँ पर वायु प्रदूषण बहुत अधिक होता है वहाँ पर लाइकेन नहीं उगते। तो ये आपको नॉलेज के बेस पर आप कर सकते हैं। तो ये भी जो है प्रीवियस क्वेश्चन पेपरों में कई बार रिपीट हुआ, लाइकेन्स कई बार पूछा जाता रहा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है, क्लोरोफिल का, डीएनए का, आरएनए का, कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, नाइट्रोजन आवश्यक अवयव किसका नहीं है,
कार्बोहाइड्रेट का। देखिए रिंगलमैन स्केल, ये चीज़ें जो है आप याद कर सकते हैं यहीं से। तो रिंगलमैन स्केल जो किसके लिए है, तो बस आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, रिंग 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 किसके बनते हैं, धुआं के बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, धुआं। तो ऐसा कॉमन सेंस आप याद कर लीजिए, रिंगलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में किसके घनत्व मापन में होता है, तो धुआं के। ठीक है, हो सकता है ये रिपीट हो जाए। 68 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए राइट। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन सा रामसर स्थल, तो यहाँ पर आप जो मैंने रिपीटेड थीम मैंने क्या था, नेशनल पार्क बताया था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बताई थी, उसका बायोस्फीयर रिजर्व बताए थे, और इसके अलावा आप रामसर साइट्स भी याद कर सकते हैं। ठीक है, रामसर साइट्स, ठीक है, ईरान के रामसर में होती है, इसलिए रामसर साइट्स है। इस समय जो वर्तमान में भारत में 85 रामसर साइट्स हैं, आप उनको याद कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी पूछी जा सकती है। स्पेशली उत्तर प्रदेश में 10 हैं, तो 10 की 10 रामसर साइट, ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में जो है कौन सी रामसर साइट्स है। ठीक, तो निम्नलिखित में कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, तो देखिए सूर सरोवर है, समसपुर है, सरसाई है, सुरिंसर मानसर नहीं है, ये जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। तो अगर आपको रामसर साइट सारी याद होंगी, उसके बाद आप ये याद कीजिए पहले स्टेट वाइज कि कौन सी स्टेट में कौन सी रामसर साइट है, उसके बाद उसके जो स्टेट में भी यूपी की स्पेशली डिस्ट्रिक्ट वाइज भी याद कर लीजिए कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कौन सी है, ये पूछी जाती रही है, वो पूछी जाती रहेंगी। ठीक है, 96 क्वेश्चन देखिए, 2050 के लिए नेट जीरो के लक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा, नेट जीरो का मतलब है कि आप जितना उत्सर्जन कर रहे हैं उतना ही आप जो है उसका संग्रहण भी कर सकें, मतलब उसको जो है उतना हटा सकें, जितना आप उत्सर्जित कर रहे हैं उतना उसको हटा सकें पर्यावरण से, तो इसको नेट जीरो बोलते हैं। लेकिन इसका क्या है, इसका अभिप्राय है कि देश में संदर्भ 50 तक उसके उत्सर्जन को शून्य तक लाना, ऐसा नहीं है, शून्य तक लाना नहीं है, मतलब जितना आप उत्पादन कर रहे हैं उतना उसका संग्रहण कर सकें, उसको हटा सकें, तो ये होता है। तो ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। और ये सामान्य कंडीशन है कि अगर एक ऑप्शन रॉन्ग होता है तो दूसरा ऑप्शन सामान्यतः राइट ही देता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। आप इसके आंसर भी लगा सकते हैं, वरना तो आप ये देख लीजिए, देखिए कितना जनरल स्टेटमेंट होगा। इसका अभिप्राय है कि किसी देश के उत्सर्जन की क्षतिपूर्ति वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों के निराकरण या अवशोषण से होती है। तो बिल्कुल ठीक है, यही तो बात कर रहा है कि हाँ अवशोषण से होगी या निराकरण करके ही होगी। तो 20 का जो है ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए जैव मंडल और इसकी अवस्थिति, देखिए बार बार रिपीट होते रहते हैं। मैंने बस 7-8 थीम्स बताई यहाँ पर, 8 मैंने एंड में आपको 8 थीम्स बताऊँगा लिखकर कि कौन कौन सी थीम्स आप याद रख सकते हैं। तो जो है उन्हीं से ही क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं, बाकी थोड़े एक्स्ट्रा 8-10 क्वेश्चन इधर से पूछे जाते हैं, 8-10 क्वेश्चन उन्हीं थीम से पूछे जाते हैं। तो 8-10 क्वेश्चन बहुत है, मतलब आपके 8-10 क्वेश्चन हमेशा ही तैयार रहेंगे। तो सिमलीपाल आपको पता है, सिमलीपाल उड़ीसा में, पंचमढ़ी उत्तराखंड पंचमढ़ी जो मध्य प्रदेश में है, और नंदा देवी उत्तराखंड में, नोकरेक मेघालय में। तो इसके साथ हो जाएगा ए का 4 और बी का 3rd, तो ए का 4 बी का 3rd और सी का 1st। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी राइट। ठीक, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट इसका। अब देखिए इसको मैं सॉल्व करना, अगर आप इसको 50-50% से देखो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने क्या कहा था, 4 इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सी एलिमिनेट डी एलिमिनेट आप आ गए 50-50 में, आप आ गए 50-50 में। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मतलब ये, और इसके अलावा अगर आपको बिल्कुल 100% भी पहुँचना तो देखिए इस तरीके कोड वालों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 4 ये एलिमिनेट, बाकी आप पॉसिबिलिटी देखिए, यहाँ पर आप सेम है, बाकी आप पॉसिबिलिटी देखिए ये वाला विकल्प जो है बहुत सारे विकल्पों से मैच रख रहा। तो मतलब ये है कि 2 जो है डी में आने के, डी ऑप्शन पे डी वाले प्लेस पे 2 ऑप्शन आने की बहुत ज़्यादा संभावना, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा इस वजह से। तो आप इसे 50 से 100% में थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के पहुँच सकते हैं। मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके होते हैं, उसको आप जो है सॉल्व करना सीखिए, बस वही चीज़ें हैं जो क्वेश्चन आपको जो है एग्जाम में बहुत ज़्यादा मतलब जो अच्छे स्कोर कराती हैं। ठीक है, देखिए दोबारा सुन लीजिए इसको, 4 ये चुना हमने, ये ऑप्शन यहाँ से हम 50-50 में पहुँच गए। उसके बाद हमने जो है, अगर हमें कुछ नहीं पता है, अगर हमें बिल्कुल नॉलेज नहीं, तो हमने पॉसिबिलिटी के बेस पे ले लिया कि 2 ऑप्शन जो डी प्लेस पे 3 जगह, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट भी था, ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक नवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत है, सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, पेट्रोलियम, बायोगैस। देखिए सौर ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होने वाली है, वायु ऊर्जा नहीं होने वाली है, बायोगैस नहीं होने वाली है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, पेट्रोलियम। ठीक है, तो ये पेट्रोलियम जो है इसका ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कार्बन क्रेडिट की अवधारणा, मैंने बताया था ना कुछ प्रोटोकॉल्स भी आपको होना चाहिए। पेरिस सम्मेलन के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जो ISA बना था, पेरिस सम्मेलन बना था, COP21 बोलते हैं इसे। ठीक है, इसके अलावा क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आया था। क्योटो प्रोटोकॉल कार्बन ट्रेडिंग की अवधारणा ही वहीं पाई थी। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर कार्बन ट्रेडिंग या कार्बन क्रेडिट भी कह सकते हैं। तो कार्बन ट्रेडिंग या कार्बन क्रेडिट जो भी बोलना चाहें, तो इसका जो है ये किस में आया था, क्योटो प्रोटोकॉल में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, आर्थ समिट रियो डी जेनेरियो को 1992 में हुआ था, आपको पता था, सबसे बड़ा सम्मेलन यही था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ था, ये ओजोन से संबंधित है। तो इस तरीके की चीज़ आपको नॉलेज होना चाहिए एनवायरमेंट में, यही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते रहे। ठीक है, तो यही पूछे जाते रहेंगे। नेक्स्ट देखिए 13 क्वेश्चन, वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण के संबंध में जो मैंने बताया था कि मतलब जो है प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास, तो सबसे पहले जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात जो हुई थी 1987 की रिपोर्ट में हुई थी, उस किस रिपोर्ट में हुई थी, उन्होंने किस नाम से प्रस्तुत करी थी, तो उसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। तो आप याद रख सकते हैं 1987 में जो रिपोर्ट थी, 1984 में ब्रेटलैंड की अध्यक्षता में यह आयोग बना था और इसने अपनी रिपोर्ट दी थी 1987 में आवर कॉमन फ्यूचर नाम से, आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, इसके बाद एक है लिमिट टू ग्रोथ, मतलब समृद्धि की सीमा। तो ये रिपोर्ट जो आई थी वो 1972 में आई थी, क्लब ऑफ रोम द्वारा, क्लब ऑफ
रोम द्वारा, क्लब ऑफ रोम द्वारा। तो ये लिमिट टू ग्रोथ, तो 1972। तो ये चीज़ें हैं, मतलब कभी पूछी जा सकती हैं, हो सकता है इस बार लिमिट टू ग्रोथ के बारे में पूछ लिया जाए। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, इंपॉर्टेंट पुस्तक है साइलेंट स्प्रिंग, विश्व के पर्यावरण आंदोलन की गति मिली थी, निम्नलिखित किससे संबंधित है? तो कैरोलिन मर्चेंट से, रेचल कार्सन से, कार्ल मार्क्स से, राजगोपालन से। तो ये आप यहाँ याद कर लीजिए, रेचल कार्सन। ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया, तो रेचल कार्सन से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में बाघों की गणना 2018 के जारी विस्तृत प्रतिवेदन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? भारत में विश्व के कुल बाघों की आबादी का 70% है, बिल्कुल सही है, आपको पता होगा। भारत में लगभग 30% बाघ अभयारण्य के बाहर रहते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है, लगभग बड़ लगभग होता है, तो पॉजिटिव बन जाता है कथन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे, देखिए फिर राष्ट्रीय उद्यान, फिर राज्य, वही बार बार नेशनल पार्क और उन्हीं के राज्य, वही क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, वही थीम्स रिपीट होती रहती हैं, बार बार वही क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। जैसे इंद्रावती, इंद्रावती कहाँ का? छत्तीसगढ़ का। मोल्लेम गोवा का, ठीक है, मोल्लेम में महावीर। कलेसर कहाँ का? कलेसर जो है हरियाणा का, और बेतवा कहाँ? झारखंड का। मैंने कैसे याद करा था कि झारखंड का बेटा हजारों में एक है, तो हजारीबाग और बेतला दोनों जो है झारखंड के। मैंने इसका हरियाणा कैसे याद करा था कि हरियाणा का सुल्तान कलेस करता था, सुल्तानपुर और कलेसर ये जो है हरियाणा के, ठीक है। इस बार गोवा का एकमात्र है मोल्लेम गोवा। तो ये जो है आपको मतलब कंठस्थ होने चाहिए, और जो ये क्वेश्चन लगातार लगभग पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपका क्या हो जाएगा? इंद्रावती छत्तीसगढ़, मोल्लेम गोवा, कलेसर हरियाणा और बेतवा झारखंड, ठीक है, कलेसर हरियाणा। तो इसके ए का 4 बी का 3, ए का 4 बी का 3, तो ये जो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब देखिए, इसको आपको कुछ नहीं पता, आप कैसे जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 4 4 4 चुना, तो ये आप चुन सकते हैं, तो ये एलिमिनेट हो गया। इसके बाद सेकंड का सेकंड एलिमिनेट हो गया, थर्ड का थर्ड एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो गया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो गया। 62 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया। देखिए दोबारा सुन लीजिए, मतलब बहुत सिंपल होता है कूड वाले क्वेश्चन को। आपने अगर ये आपको सीखना है तो एक इसकी स्पेशल वीडियो बना रखी है, लगभग उसमें मैंने 50 से 60 क्वेश्चन जो है डिस्कस करके बताए हैं। आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा ये ट्रिक कैसे अप्लाई होती है। देखिए आप कैसे चुनते हैं, 4 4 4 आप यहाँ पर चुन लिया, आपने 3 एलिमिनेट कर दिया। बाकी मैंने क्या कहा था सेकंड रूल के अकॉर्डिंग कि बी का हम सेकंड नहीं लेंगे, सी का हम थर्ड नहीं लेंगे, डी का हम 4 नहीं लेंगे, ए का हम फर्स्ट नहीं लेंगे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या चुना, ये हमने एलिमिनेट कर दिया, बी का हमने सेकंड लिया, सी का हमने थर्ड नहीं लिया, सी एलिमिनेट, डी एलिमिनेट, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो गया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो गया। आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। 62 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए राइट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 75 सुपोषण, यूट्रोफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया थीम्स में भी ये रिपीट होता रहता है। यूट्रोफिकेशन के संबंध में से कौन सा कथन सही है? ये जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये जल में निकाय के पोषक तत्वों को संबंधन करता है, बिल्कुल ठीक है। ये बिल्कुल डिट्टो यही क्वेश्चन जो है रिपीट फिर होगा, देखिए आप नीचे देखेंगे डिट्टो यही क्वेश्चन सेम रिपीट होगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। हाँ, ये जल में घुलित ऑक्सीजन, यूट्रोफिकेशन क्या होता है कि मतलब जब हम खाद वाद वगैरह डालते हैं तो जल में, और जो पोषक तत्व होते हैं वो बहकर नदी में चले जाते हैं, नदी या तालाब में चले जाते हैं, और तालाब में जाने के बाद जो है वहाँ पे सवाल प्रस्फुटन होता है, जैसे एल्गी ब्लूम के नाम से भी जानते हैं। तो ये वो क्या होता है कि उसमें उपस्थित जो जल में उपस्थित जो ऑक्सीजन होता है उसका यूज करते हैं, तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। तो देखो जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, बिल्कुल सही बात है, और पोषक तत्वों का संवर्धन हो जाता है, क्योंकि पोषक तत्व तो बह कर जाते हैं। तो इसलिए दोनों कथन सही है। तो यूट्रोफिकेशन को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मैंने बताया था प्रोजेक्ट टाइगर की जो एनवायरनमेंट कुछ प्रोजेक्ट हैं, एनवायरनमेंट कुछ एक्ट है, उनको याद होना चाहिए। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर क्या 1973 का, प्रोजेक्ट हार्टी 1992 हो गया, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 हो गया, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। उसका जैव विविधता संवर्धन 2 हो गया, चेन्नई में इसका मुख्यालय, ये सब आपको पता होना चाहिए। इसके बेस पर भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो नॉलेज के बेस पर हो गया, 70 का सी हो जाएगा। अब आप जो है आपको नहीं पता कुछ भी, तो आप कैसे कर सकते हैं? देखिए ट्रिक से भी हो सकता है, ट्रिक से नॉलेज से बिना किसी दोनों तरीके से हो सकता है, बस सॉल्व करना आना चाहिए। देखिए मैंने यहाँ भी यही बताया था कि आप थर्ड और लास्ट वाले ऑप्शन के बेस पर किसी भी चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। इसकी मैंने अलग वीडियो बना रखी है, आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के नाम से भी वहाँ पर देख सकते हैं, एलिमेंट्स ट्रिक्स और हैक्स में बना रखी है, वहाँ भी आप जाकर देख सकते हैं इसको। तो देखिए हम क्या चुनते हैं कि जिसका जो सेम ऑप्शन शुरू होते हैं, थर्ड आप इसे ए एलिमिनेट कर सकते हैं, बी एलिमिनेट कर सकते हैं। बाकी आप पॉसिबिलिटी के बेस पर आ सकते हैं कि फोर्थ ये ज़्यादा मैच कर रहा है, फर्स्ट है इससे ज़्यादा मैच कर रहा है, जो भी सबसे ज़्यादा मैच कर रहा है सेकंड से मैच कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। देखिए दोबारा सुन लीजिए, थर्ड ये एलिमिनेट, बाकी आप देखेंगे इन दोनों में से कौन किससे ज़्यादा मैच कर रहा है। तो फोर्थ इससे मैच कर रहा है, सेकंड इसका इससे मैच कर रहा है, ठीक है। तो मतलब सॉरी ये थर्ड, देखिए थर्ड ये चुना, उसके बाद आप जो है फोर्थ का ये चुन लीजिए, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट यहाँ से चुन लीजिए, और बाकी देखो ये इतना मैच नहीं कर रहा किसी से, बस ये जो है केवल एक विकल्प इसका मैच कर रहा है, बाकी इसके 3 विकल्प मैच कर रहे हैं, बाकी 2 से ये तो हमने पहले ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिए। इन दोनों में से हम एक चुनना था, तो इसके ज़्यादा विकल्प मैच कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी इसकी ज़्यादा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। इस तरह से हम चुन सकते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना क्या कहलाता? जैव भू रासायनिक चक्र, जैव भूगर्भीय चक्र। अगर इस तरह के ऑप्शन में कभी भी जैव भू रासायनिक चक्र देखा तो ऑप्शन नंबर ए लगाकर आगे निकल जाइए। हरितगृह प्रभाव के अभाव में भू सतह का औसत तापमान है 0 डिग्री, 5 डिग्री, 18 -18 -20। तो आपको पता है कि अगर हरितगृह गैस नहीं होंगी, मतलब ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होंगी, तो पृथ्वी का टेम्परेचर -18 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता कहलाता है। पारिस्थितिक अनुक्रम, शियर, सामुदायिक गतिकी, जय पिरामिड। तो इसको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट, शियर।
85 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है, इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है। तो मतलब एक बार कहीं पर जब कुछ नहीं था, चट्टान थी, चट्टान के बाद मृदा बनी, मृदा बनने के बाद छोटे छोटे पौधे बने, छोटे छोटे पौधे बनने के बाद बड़े वृक्ष बने, बड़े वृक्ष बनने का उसके बाद ये वृक्ष जब समाप्त होंगे, दोबारा पूरी तरीके से विनाश हो जाएगा, उसके बाद जो नया फिर दोबारा वो प्रक्रिया होगा, मतलब मृदा तो बनी हुई है लेकिन दोबारा वही प्रोसेस होगा, तो उसके बीच का जो खंड कहलाता है, ये कहलाता है सीयर। इस घटना को कहते हैं सीयर, मतलब एक का पूर्णतः क्रमशः नष्ट होना, उसके बाद दूसरा बदलना, तो ये कहलाता है सीयर। ठीक है, और बाकी इसमें जो सबसे पहली पायोनियर कहलाती है, और बाकी जो होती है वो क्लाइमेक्स कहलाती है। क्लाइमेक्स वनस्पति और पायोनियर वनस्पति है। ठीक है, आप इस तरीके की चीज़ें भी याद रख सकते हैं। इसे बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। देखिए, पोषकीय सस्टेनेबल पर्यटन, मतलब सस्टेनेबल जो हम बात कर रहे हैं, सस्टेनेबल का इसका मतलब क्या है, पोषकीय पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो पोषकीय पर्यटन भी हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। मतलब यही है कि नुकसान पहुंचाए बिना जो वर्तमान स्थितियाँ उनको बनाए रखते हुए हम आगे के लिए भी छोड़ना और वर्तमान में यूज भी पर्याप्त करना, बस यही है। तो इसका हो जाएगा 123 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, क्योंकि बड़े पैमाने पर पर्यटन और लघु पर्यटनों का प्रबंधन करना, सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन के पर्यावरण का प्रबंधन करना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। देखिए, सांस्कृतिक अखंडता, पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यावरण का प्रबंधन करना, तो बिल्कुल यही राइट होगा। ठीक है, सबसे बड़ा विकल्प और सबसे अच्छा विकल्प भी इसका राइट होता है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य है कि वर्तमान हम जितना यूज कर सके आगे के लिए भी बनाए रखना। ठीक है, पर्यटन को बनाए रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सामान्यतः पर्यावरण को निम्न में से वर्गीकृत किया जा सकता है। निम्न के मतलब कौन सा इस पर्यावरण का अंश नहीं है, परिचालन, भौतिक, सांस्कृतिक, आपने सुना होगा भौतिक भी, सांस्कृतिक भी, जैविक भी है, तो इसमें जो परिचालन पर्यावरण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, 142 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, पारिस्थितिकी संक्रमण की अवधारणा किसने दी थी, एल्टन ने, बर्कले ने, बेनेट ने, रेडजेल द्वारा, तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेनेट द्वारा। पारिस्थितिकी संक्रमण की जो इकोलॉजिकल ट्रांजिशन है उसकी अवधारणा जो थी बेनेट ने दी थी। इसी तरीके से पारिस्थितिकी तंत्र की जो अवधारणा दी थी टांसले ने दी थी 1935 में, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, बाकी निकेत की जो अवधारणा दी थी वो ग्रीनेल ने दी थी, ग्रीनेल। तो इस तरीके की चीज़ आप याद कर लीजिए, मतलब इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप साथ साथ याद रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ट्रेवल एंड टूरिज्म प्रतियोगिता सूचकांक, प्रतियोगात्मक सूचकांक जारी करता है विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व आर्थिक मंच, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी राइट, विश्व आर्थिक मंच द्वारा। तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं कि इस तरीके की जो रिपोर्ट जो है विश्व आर्थिक मंच जारी करता है, मतलब रिपोर्ट से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा वैश्विक ताप वृद्धि का प्रभाव है। देखिए, आप मैंने बताया था कहीं भी एक बार जब मैंने एलिमिनेशन ट्रिक्स और चीज़ें बता रहा था, तो प्रभाव बढ़, जब भी प्रभाव बढ़ आपको कहीं पर दिख जाए कि इसका प्रभाव इस पर पड़ता, तो बिना आंखें बंद करके आप जो है ऑप्शन नंबर डी ले लीजिए। मतलब सभी प्रभाव किसी न किसी का, चाहे 0.001% ही पड़े, बट पड़ता जरूर है। तो प्रभाव जो है आप कहीं भी इसको अप्लाई करके देख लीजिए, मेरी बात पर यकीन मत कीजिए, आप प्रीवियस क्वेश्चन उठाइए, कहीं भी प्रभाव बढ़ दिखाई दे जाए और पूछे कि इसका प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है, तो वहाँ पर आप ऑल ऑप्शन ले लीजिए, ऑप्शन नंबर डी ही उसका राइट होगा। ठीक है, तो बंदा इसे पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ पर देखिए, रियो पृथ्वी सम्मेलन, ब्रेटलैंड 1987, रियो 1992, मॉन्ट्रियल 1987, लिमिट टू ग्रोथ 1972, मैंने बताया। अब हो सकता कभी ये स्पेशली पूछा जाता है लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट कब आई, और यहाँ पर उन्होंने जो कूट में पूछ लिया, तो इसका जो हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है इसका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, 148 का। ठीक है, और इसके अलावा जो है, ठीक है, आप कैसे देखिए यहाँ पे भी हम कैसे चुन सकते हैं, अगर आपको ये नॉलेज, देखिए मैंने क्या बताया, रियो सम्मेलन 1992, ब्रेटलैंड 1987, ठीक है, और इसका मॉन्ट्रियल 1987, ये ओजोन परत के लिए थी, और लिमिट टू ग्रोथ 1972। ठीक है, ये किसने करी थी, क्लब ऑफ रोम ने जारी, क्लब ऑफ रोम ने। अवर कॉमन फ्यूचर किसने करी थी, ब्रेटलैंड आयोग ने 1987 में। देखिए, ये ब्रेटलैंड आयोग और ये लिमिट टू ग्रोथ, ये दो रिपोर्ट्स हैं। इन रिपोर्ट 1987 में ये ब्रेटलैंड आयोग ने जारी की थी, और ये क्लब ऑफ रोम ने जारी की थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ जो हो जाएगा 4th, 2nd, 3rd और 1st हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप अगर इसको वैसा नहीं चुनना चाहते तो वैसे भी चुन सकते हैं। देखिए कैसे चुन सकते हैं, 4th ये एलिमिनेट हो जाएगा, बाकी इतना तो आप आ जाएगा। इसमें से आपको अगर एक भी पता है तो बड़े आसानी से आप आंसर निकाल के ले जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, 148 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, आपको पता ही है चंबल अभ्यारण्य इनमें से किस राज्य में का हिस्सा नहीं है, किस राज्य का हिस्सा नहीं है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो 150 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हरियाणा। आपको पता है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान तीनों से जो है चंबल नदी संबंध रखती है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, अब हमने यहाँ तक किसके कर लिए, 20 के, 21 के, 22 के और 23 के कर चुके हैं, 4 ईयर के कर चुके हैं। अब हम जो करने वाले हैं 2019 के करने वाले हैं। ठीक है, आप जाकर पेपर देख सकते हैं, ए सीरीज का पेपर है। ठीक है, ये देखिए, निम्नलिखित से प्राकृतिक प्रदेश में किसी बड़े शिकारों की भूमिका है। देखो यहाँ पर एक घास पाई जाती है, हाथी घास, आप समझ गए होंगे किसी बात कर रहा हूँ मैं, हाथी घास पाई जाती है, तो इस वजह से वहाँ पर शिकार करना आसान होता है, और वहाँ पर जो मतलब जो एनिमल्स होते हैं उनको छुपने का स्थान भी अच्छा मिल जाता है, और प्लस सबसे बड़ी बात उन्हें उनका जो है जो खाने योग्य चीज़ें हैं वो सब मिल जाती हैं। तो ये हो जाएगा चित्तौड़ घास के मतलब उष्णकटिबंधीय मानसून प्रदेश, उष्ण रेगिस्तान प्रदेश, सवाना प्रदेश। तो ये सवाना प्रदेश, यहाँ पर हाथी घास पाई जाती है, हाथी घास जो मतलब जिन्हें एनिमल्स खाते हैं। ठीक है, उनके लिए खाने के पर्याप्त चीज़ें यहाँ पर। तो उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश। निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है, छिपकली, घरेलू खटमल, तिलचिट्टा,
तिलचट्टा या मच्छर। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, तिलचट्टा। तिलचट्टा आप मच्छर देंगे, इसका रेड होता है, खटमल का भी आपने देखा रेड होता है, छिपकली का भी आप थोड़ा सा रेड ही होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा तिलचट्टा। तो कॉमन सेंस से भी लगा सकते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन बनाता है। देखिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो मैंने बताया कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वो हमेशा दलहनी पौधों में होता है। याद रखना, दलहनी पौधों में मैंने बताया था जितने भी दलहनी पौधे हैं उसमें सब में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका राइट हो जाएगा दलहनी, नाइट्रोजन फिक्सेशन। यहाँ से आप याद रख सकते हैं 46 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इकोसिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। इकोसिस्टम के संबंध में तो देखिए यहाँ पे उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होते हैं या प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक से न्यूनतम। देखो यहाँ पे देखिए दो इन ऑप्शन देखिए, प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक की संख्या में अधिक है या उत्पादक जो प्राथमिक उपभोक्ता है, ये मतलब इन दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी है, एक दूसरे को अपोजिट है। तो मैंने बताया था इस तरह के अपोजिट सेंटेंस होते हैं उनमें एक राइट होता है। तो आपको पता ही होगा उत्पादक जो पेड़ पौधे जो है प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं, जो पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, तो कौन ज़्यादा होंगे, तो पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा 55 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए बिल्कुल वही सेम यूट्रोफिकेशन वो 2022 या 1 में आया था और ये जो है 2019 में आया। ठीक है, तो मतलब बिल्कुल सेम का सेम ऑप्शन नंबर सी, मतलब कुछ सोचने नहीं है, बिल्कुल सेम वही दोनों ही घटनाएं और बिल्कुल सेम डिट्टो ऑप्शन वही रखे हैं। तो 56 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, मतलब बिल्कुल भी चेंज नहीं किया। ये जो होता है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का फायदा होता है। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है नैसर्गिक एंथ्रोपोजेनिक, आपने पढ़ा होगा एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहलाता है, मानव गतिविधियों से संबंधित एंथ्रोपोजेनिक। ठीक है, अब देखिए ये देखिए निम्नलिखित कौन सा सत्य नहीं है, ये जो देख लीजिए ये सत्य नहीं है। तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता वृद्धि होती है, बिल्कुल गलत है। मतलब जाति विविधता और घटती है, मतलब सबसे ज़्यादा जो जैव विविधता जो पाई जाती है वो भूमध्य रेखा पर पाई जाती है। उसके बाद जो जैसे ध्रुवों की तरफ हम बढ़ते हैं दोनों की तरफ को, तो जैव विविधता कम होती है। तो ये पहले इसका ऑप्शन जो है हमें रॉन्ग मिल गया, भूमध्य रेखा ध्रुवों की जाति विविधता बढ़ती नहीं है, मतलब घटती है। बाकी जो इसके सब राइट होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा 58 का ऑप्शन नंबर ए। 59 देखिए निम्नलिखित में कौन सा वायु प्रदूषण जैविक सूचक, देखिए वहाँ पे भी आया था, मैंने बताया मॉस और सवाल जो उसके लाइकेन के भाग होते हैं जहाँ पर प्रदूषण अधिक होता है वहाँ पे लाइकेन नहीं होता। तो यहाँ पे भी देखिए भाई सेम डिट्टो क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लाइकेन। निम्नलिखित में कौन सा वायु प्रदूषण का जैविक सूचक है, तो वो है लाइकेन्स। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये वैसे तो साइंस में होना चाहिए था, बाकी देख लेते हैं। एलवड़ीकरण समुद्री जल बिल्कुल ठीक है, प्रतिलोम परासरण पेयजल में होता है बिल्कुल से, विकृतीकरण प्रोटीन होता है बिल्कुल से, पाश्चुरीकरण जो दूध चाय में नहीं होता दूध में होता है। ठीक है, जो पाश्चुरीकरण या पाश्चुरीकरण कहते हैं इसे दूध में होता है। ठीक है, एम सेल्डन टी स्वान ने इसकी व्याख्या दी थी। तो आप जो है पाश्चुरीकरण जो होता है दूध में होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में कौन सा शाकनाशक का उदाहरण है। सोडियम क्लोराइड, देखिए शाकनाशक के रूप में क्लोराइड जहाँ पर वर्ड आता है वो शाकनाशक के यूज में आता है, आप हमेशा याद रख सकते हैं। ये वर्ड आप पकड़ना सीखिए, शाकनाशक क्लोराइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, शाकनाशक जो है ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए गैस जो धान के खेतों में उत्सर्जित होती है, देखिए धान के खेतों से कितना पूछा था, वहाँ पे क्या पूछा था, कौन सी वनस्पति धान के खेत में जो है जो जैविक उर्वरक का काम करती है, तो एजोला। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया कि धान के खेतों में कौन सी गैस है, तो आपने बचपन से पढ़ा होता था मीथेन, जो ऑप्शन नंबर डी का राइट हो जाएगा। तो धान के खेत से उत्सर्जित होती है और भूमि में तापमान का मतलब जो तापमान का वृद्धि करती है, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट भी डालती है। तो CO2 सबसे ज़्यादा होती है, फिर उसके बाद मीथेन ही होती है। तो ये ग्रीन हाउस गैस में जो ग्रीन हाउस गैसेस है जो पृथ्वी का तापमान या वायुमंडल का तापमान बढ़ाने में योगदान भी देती है, और मीथेन जो है धान के खेत से निकलती है। इसके अलावा भी आप बहुत सारे जैसे दीमक भी मीथेन का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, पशुओं के गोबर वगैरह से भी मीथेन गैस निकलती है, दलदली क्षेत्रों से मीथेन गैस निकलती है। तो इस तरीके से भी आप चीज़ों को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का सचिवालय वर्तमान में निम्नलिखित में से कहाँ पे स्थित है। पेरिस, गुरुग्राम, नई दिल्ली। ये ISA की स्थापना हमने पता COP 21 में हुई थी, पेरिस सम्मेलन में COP 21 में। ये COP अभी लास्ट COP कहाँ पर हुआ, तो ये सब चीज़ आप याद रखिए। जैसे COP 28 हुआ है, तो COP 28 कहाँ पर हुआ, दुबई में हुआ इस बार। ठीक है, और नेक्स्ट कहाँ पर होने वाला COP 29 अजरबैजान बाकू में होने वाला। ठीक है, अजरबैजान बाकू में। तो आप जो होगा दिसंबर में होने वाला COP 29। ठीक है, COP 28 जो हुआ वो दुबई में हुआ। तो इसका ये तो COP की बात हो गई। और ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ये कहाँ पर बनता है, COP 21 में बनाता है, इस वजह से बता दिया मैंने COP। और बाकी इसका मुख्यालय है कहाँ, ISA का। तो ISA का जो मुख्यालय है वो है गुरुग्राम में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। 63 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी राइट। नेक्स्ट देखिए, फिर देखिए वही सेम वन्य संरक्षण अधिनियम 1972, जैव विविधता वही, संदर्भ 2, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट हाथी 1992। सेम वही चीज़ है, बार बार रिपीट वही होती रहती है। एनवायरनमेंट की वही 8-10 चीज़ें हैं जो बार बार रिपीट होती रहती हैं। यही जो है इस वीडियो का, आप ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि थीम्स कैसे रिपीट होती हैं। ठीक है, तो इसका जो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्योंकि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, उसका थर्ड वाला आ जाएगा टाइगर 1973, फिर आ जाएगा फोर्थ वाला प्रोजेक्ट हाथी 1992, और जब विविधता 2002। ठीक है, तो इस तरीके से आप चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये जो है पर्यावरण का कुजनेट्स बक पर्यावरण क्षति के प्रति व्यक्ति की GDP के संबंध बता सकता है। आपने कुजनेट्स बक का भी देखा होगा, तो इस तरीके का होता है। तो ये होता है उल्टे यू आकार का, उल्टा यू, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आप दोबारा देख लीजिए, कुजनेट्स बक इस तरीके से उल्टा यू आकार का होता है। मतलब ये है कि अगर जैसे जैसे हमारी GDP बढ़ती है तो पर्यावरण क्षरण भी बढ़ता है। जैसे जैसे GDP बढ़ रही है तो पर्यावरण क्षरण भी बढ़ता जाता है। GDP बढ़ती रहेगी, पर्यावरण क्षरण। जैसे यहाँ पे हम अगर GDP ले लें तो पर्यावरण क्षरण, यहाँ पर अगर पर्यावरण का क्षरण ले लें
तो ये जो लगातार बढ़ता जाता है, जैसे जैसे जीडीपी बढ़ी, देखिए जीडीपी बढ़ रही है, पर्यावरण क्षण भी बढ़ रहा है, लेकिन एक समय के बाद जब पर्यावरण क्षण रुक जाएगा जीडीपी लगातार हमारी बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो ये जो है कुछ नेट्स बाकर बताता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 70 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण, बिल्कुल जनरल स्टेटमेंट बिल्कुल राइट होगा। सतत विकास का अभिप्राय ऐसे विकास है जो भावी पीढ़ी को देखिए, ये इसकी व्याख्या करा मैंने बताया था सजन रीजन वाले जो मैंने स्पेशल वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कि किस तरीके से एक दूसरे को रिलेट करता, मतलब यही चीज़ जो है इसको जो कंप्लीट कर रही है, तो ये जो है इसका राइट हो जाएगा। क्योंकि लगा के पढ़ेंगे तो आप जो है इसको पाएंगे कि इसको फुलफिल कर रहा है, तो ऑप्शन ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 132, इसके क्या हो जाएगा, कार्टेजना बायो सेफ्टी से संबंधित है, बायो सेफ्टी से कार्टेजना प्रोटोकॉल जो है बायो सेफ्टी से संबंधित है, मतलब जैव विविधता से कार्टेजना है। हम जो है इसके अलावा जैसा जैसा जैव विविधता अधिनियम जो था उसमें 3 तरीके के आए थे, एक कार्टेजना आया था, एक नगोया आया था। कार्टेजना के अलावा आप नगोया भी याद कर सकते हैं, कार्टेजना और नगोया। ठीक है, तो कार्टेजना बायो सेफ्टी से संबंधित बिल्कुल सही बात है। स्टॉकहोम अनवरत जैविक प्रदूषण से, स्टॉकहोम है, बेसल है, यहाँ पे याद रख सकते हैं, मिनीमाटा है, इस तरह की चीज़ें याद रख सकते हैं। मॉन्ट्रियल जो ओजोन परत से संबंधित है, मॉन्ट्रियल वियना और किगाली। ठीक है, क्योटो जो जल संरक्षण नहीं है, क्योटो जो वायु संरक्षण पर्यावरण संरक्षण से, पर्यावरण संरक्षण से, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाए। मैंने बताया था एनवायरमेंट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एनवायरमेंट एक्ट से हर बार 7-8 क्वेश्चन पूछे आते हैं। ठीक है, एनवायरमेंट एक्ट। ठीक है, मतलब जो थीम्स बताऊंगा मैं एंड में इस वीडियो के, तो उस थीम से जो है 7-8 क्वेश्चन लगातार पूछे जाते रहे, 8 से 10 क्वेश्चन लगभग, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 133, नीचे दिए गए कथनों में से निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है एक मतलब ये है कि कथन दिए गए और सजन रीजन वाले, तो उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। बिल्कुल ठीक है, तितलियां कम तापमान नहीं रह सकती, बिल्कुल सही। देखो इसको फुली इसको कंप्लीट ही कर रहा है कि मतलब क्यों पाई जाती है, क्योंकि उनको कम तापमान नहीं रह सकती। यार दोनों से आर की सही व्याख्या करता है, और वैसे भी 90% केस में जो है यार दोनों सही देता है और आर की सही व्याख्या देता है। यूपीपीएससी का लास्ट मतलब लास्ट जितने भी आप देखेंगे प्रीवियस उठाकर उसमें यही है उसका, यार दोनों सही देगा और आर की सही व्याख्या करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य देगा, एसडीजी। फिर रिपीट वही चीज़ रिपीट होती है। देखो समृद्धि की सीमा, लिमिट टू ग्रोथ, कितनी बार बता चुका हूँ, किलोबोप्रोम, तो ये सब चीज़ें वही रिपीट होती रहती है। किलोबोप्रोम ये आप जाकर देखिए, मतलब 19 का पेपर है, 2019 का पेपर चल रहा है इस समय, तो आप जाकर देखिए उसको, तो वहीं से आते रहते। ठीक है, 146 तक समृद्धि की सीमा किलोबोप्रोम के द्वारा। 145 निम्नलिखित में कौन सा सतत विकास लक्ष्य 1730 के सभी पानी की उपलब्धता, तो पानी की उपलब्धता के लिए कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए एसडीजी 6 क्लीन वाटर। ठीक है, तो क्लीन वाटर के लिए कौन सा, एसडीजी 6। ठीक है, एसडीजी 6। और 7 के लिए अफोर्डेबल एनर्जी, तो ये आप याद कर सकते हैं, 17 गोल हैं, 17 के 17 आप क्रम से याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 134, इसका क्या, पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा घटती है बढ़ती है। तो देखिए आपने लिंडेमान का नियम पढ़ा होगा कि एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा के स्थानांतरण से जो ऊर्जा की मात्रा होती है वो घटती है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है, लाल सवाल, हरा सवाल, भूरा सवाल, नील हरित सवाल। तो जैविक नाइट्रोजन के निर्धारण से, जैविक नाइट्रोजन के निर्धारण से कौन संबंधित है, तो इसका हो जाएगा नील हरित सवाल, आपने पढ़ा भी होगा। ये धुआं आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित उपस्थिति के कारण होता है, धुआं किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। नाइट्रोजन और सल्फर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए, नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। ठीक है, बाकी आप देखिए प्रोबेबिलिटी के बेस पे देख सकते हैं, नाइट्रोजन 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 आपको ऑप्शन लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन आपको लेना पड़ेगा। बाकी एक रूल ये भी होता है कि सबसे बड़ा विकल्प ही उसका आंसर होता है, आप इतने सुन सकते हैं। ठीक है, देखिए बेसिक 500 पुरस्कार, यहाँ पर हम एनवायरमेंट के करें तो ये एनवायरमेंट से संबंधित होगा, बाकी आप सोच भी सकते हैं कि इस तरह का पुरस्कार जो है एनवायरमेंट से संबंधित हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 138, श्याम बीवर। ठीक है, ब्लैक होल, ब्लैक होल किससे संबंधित है, सूर्य का एक धब्बा, हवाई जहाज की उड़ान का अभिलेख, अंटार्कटिका की जगह, सिमट गया तारा। तो सिमट गया तारा आपको पता होगा, एक जो है सिमट गया तारा ही ब्लैक होल बन जाता है। ठीक है, एंड में सुपरनोवा या ब्लैक होल की जो घटना जो होती है एक तारे के अंदर होती है। ठीक है, 138 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 139, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा, तो भारत में 4 हॉट स्पॉट हैं जैव विविधता के, हॉट स्पॉट जिन्हें हॉट स्पॉट बोलते हैं, जैव विविधता संपन्न क्षेत्र 4 है। पश्चिमी घाट हो गया, इंडो बर्मा क्षेत्र हो गया, सुंदरलैंड हो गया और पश्चिमी हिमालय हो गया। ठीक है, तो इस तरीके के जो है आप जो है मतलब हिमालय का पूरा भाग भी कह सकते हो, पश्चिमी हिमालय स्पेशली कह सकते हो। तो इसमें जो आप एक ही ऑप्शन दे रखा पश्चिमी घाट, और यही पूछा था हर बार पश्चिमी घाट पश्चिमी घाट, ये जो ऑप्शन नंबर 30 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में सतत विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन के लिए जो भारत में जो वर्ल्ड लेवल पर सतत विकास लक्ष्यों को कौन जारी करता है, एसडीएसएन जारी करता है। और भारत में कौन जारी करता है सतत विकास लक्ष्यों को, नीति आयोग, नीति आयोग जो है भारत में जारी करता है। तो ऑप्शन नंबर 30 का राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन के लिए एक नोडल संस्थान है, तो कौन है, नीति आयोग, ऑप्शन नंबर 30 का राइट हो जाएगा। 140 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले जो लास्ट पेपर है 2018 का, 2018 के देखते देखिए फिर वही चीज़ है, वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए बनाए रखने के लिए, इसकी बात हम कहाँ कर रहे हैं, बार बार एक ही चीज़ क्या कर रहे हैं कि ये संपूर्ण विकास का मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, तो ऑप्शन नंबर 30 का राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 30 का राइट हो जाएगा। 24 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं 29, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय आपको याद होना चाहिए एम्स्टर्डम में, एम्स्टर्डम। ठीक है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय जो एम्स्टर्डम है। नेक्स्ट देखिए 32 निम्नलिखित में कौन सा द्वितीय प्रदूषक है, स्मोक, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, फ्लाई, मतलब द्वितीय प्रदूषक वो होते हैं जो सीधे तौर पर उत्सर्जित होते हैं, वो किसी से क्रिया करने के बाद फिर द्वितीय प्रदूषक बनते हैं। ठीक है, तो इसका जो जाएगा
ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए राइट, स्मॉग। स्मॉग जो होता फॉग प्लस मतलब धुआं से मिलकर बना होता, तो ये स्मॉग बन जाता है, ठीक है, जैसे दिल्ली में पाया जाता है स्मॉग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, देखिए स्मॉग मतलब जो होता है धुआं प्लस फॉग, कोहरा, इससे मिलकर जो है स्मॉग बनता है। यहाँ पे एस एमओजी ले लेते हैं, यहाँ का जी ले लेते हैं, तो स्मॉग बन जाता है, ठीक है। आप इस तरीके से याद रखते हो, ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित से पारिस्थितिकी तंत्रों में से किसमें प्रजातीय विविधता सापेक्षता काफ़ी अधिक होती है? गहरे समुद्र, अंतर्राष्ट्रीय उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, कोरल लीफ, मरुस्थल। तो आपको पता है कि जो सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है, मैंने ऊपर बताया, देखो एक इर्द गिर्द ही क्वेश्चन घूमता रहता है। मैंने बताया था कि ध्रुव से लेकर तरफ को जाने पर भूमध्य रेखा से जैव विविधता घटती है, तो यहाँ पर जैव विविधता सर्वाधिक कहाँ पाई जाएगी? भूमध्य रेखा पाई जाती है। भूमध्य रेखा पर कौन सा वन पाया जाता है? उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। 33 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कीटों से प्राप्त नहीं किया था शहद, मोती, लाख या रेशम? कीटों से क्या प्राप्त नहीं किया था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोती प्राप्त नहीं किया था, शहद भी प्राप्त किया था, रेशम, लाख, ये तीनों चीज़ें प्राप्त की जा सकती हैं, मोती जो है कीटों से प्राप्त नहीं किया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 35, निम्नलिखित में कौन सा सामान्य पारिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है? 10 डेसिबल, 60 डेसिबल, 20 डेसिबल या 100 डेसिबल? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 20 डेसिबल। देखिए जलवायु कॉप21 के बारे में बताया ना, होता है कॉप21 कहाँ? पेरिस में हुआ था। देखिए इंपॉर्टेंट है, मतलब कॉप21 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका स्पेशली पूछ लिया कहाँ पर हुआ था। बाकी आप लेटेस्ट याद रखिए कि कॉप28 कहाँ हुआ था, कॉप29 कहाँ होने वाला? अजरबैजान बाकू में होने वाला है, ठीक है, दिसंबर में होगा। 37, जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी? सन 2000 में, सन 2012 में, सन 2018 में, सन 2015 में? तो 37 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सन 2008 में, ठीक है। जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना जलवायु परिवर्तन पे, तो सन 2008 में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको भी टिक कर सकते हैं, सन 2008 में रिपीट हो सकता है। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता? तो कौन सा नहीं करेगा? सौर ऊर्जा नहीं करेगा, रिन्यूएबल एनर्जी है, तो रिन्यूएबल एनर्जी कभी प्रदूषण उत्पन्न करते नहीं, बाकी जो नॉन रिन्यूएबल है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, एनर्जी सोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एनर्जी सोर्स जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र आपको पता ही होगा, सबसे स्थिर कौन सा हो सकता है? सागरीय हो सकता है, वन परिसरीय, जो सबसे वैसे वाले, बाकी जो है ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा, सागरीय पारिस्थितिक तंत्र। इंसिनरेटर्स का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? कूड़ा कचरा को जलाने में, कूड़ा कचरा को इनमें रखने के लिए। देखिए कूड़ा कचरा से रिलेटेड दो विकल्प में, मतलब जो है इसी में ही एक विकल्प होने वाला, तो आप सी एलिमेंट डी एलिमेंट आसानी से कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाता है, और कूड़ा कचरा को जलाने के लिए। 39 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 40, हरितगृह प्रभाव क्या? हरितगृह प्रभाव को पता है, ग्रीन हाउस गैस क्या कि वैश्विक तापमान को बढ़ाती है, तो वैश्विक तापमान में वृद्धि। देखिए यहाँ पे भी देखिए वैश्विक तापमान में वृद्धि, वैश्विक तापमान में कमी, वैश्विक तापमान में वृद्धि या वैश्विक तापमान में कमी, तो इसका हो जाएगा वैश्विक तापमान में वृद्धि। इन दोनों में से एक ही विकल्प चुनना होगा। निम्नलिखित में प्राकृतिक गैस का मुख्य, देखो पहले भी आया था, आपने ऊपर देखा होगा, प्राकृतिक गैस मैंने बताया कि सबका मीथेन ही होता, तो प्राकृतिक गैस का मुख्य क्या होता है? मीथेन होता है, देखो यहाँ पे रिपीट हो गया, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसके, नेक्स्ट क्या इसका कि निम्नलिखित बाघ परियोजना, देखो यहाँ पर ये सारे रॉन्ग दिए थे, तो बाघ परियोजना बताया, प्रोजेक्ट टाइगर जो 1973 में शुरू हुआ था, तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं 1973, ठीक है। 72 की जगह आप 73 कर सकते हैं, ठीक है, 1973। मानव, निम्नलिखित में कौन सा मानव जनित जीभोग या बायोम का एक उदाहरण है? मतलब मानव, जिसमें मानव द्वारा बनाया गया, तो मानव से द्वारा घास का मैदान बनाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। जलतंत्र नहीं बनाया जा सकता, वर्षावन नहीं बनाया जा सकता, क्या बनाया जा सकता? फसली भूमि, तो फसली भूमि इसका ऑप्शन नंबर डी इसका मानव जनित है, फसली भूमि, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए तक लंबे समय तक रहेगा? देखो यहाँ पर कंगारू चूहा, दो ऑप्शन बिल्कुल सेम है, तो क्या है इसका हो जाएगा कंगारू चूहा। ये रेगिस्तानों में पाया जाता है, बहुत लंबे समय तक बिना पूरे जीवन बिना पानी पिए तक रह सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा कंगारू चूहा। 108 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन, देखियो 3 बार आ गया, 2023 में, 2022 में और 2018 में। देखिए सेम ही ऑप्शन है, हर बार सेम ही ऑप्शन है, जामनगर। मैंने बताया ना, आपने अगर पूरी वीडियो देखी है तो आप देख लेंगे जामनगर, तो जामनगर जो है 3 बार क्वेश्चन आ चुका है जामनगर का, तो ये जो है आप वीडियो को देखने से आपको पता चल जाएगा कि रिपीटेड थीम किस तरीके से आती रहती है, ठीक है। तो 109 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये कस्तूरी मृग से, गोल्डन ओरियोल से, येलो थ्रेडेड है, हंगुल स्टैक से। तो आपको पता होगा कि दाचीगाम में जो पाई जाती हैं, तो ये पाई जाती हैं हंगुल स्टैक। दाचीगाम जो है हंगुल स्टैक, ये दाचीगाम का आपका राष्ट्रीय उद्यान में रहता है। नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नेशनल पार्क कहाँ पर? दाचीगाम जो है कहाँ का? ये है जम्मू और कश्मीर का जो है दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान है, हंगुल स्टैक यहाँ पर पाई जाती है। जब भी बता दिवस आप सबको पता, देखिए यहाँ पे देखिए 22 मार्च, मतलब इस तरह के क्वेश्चन को आप डील करना सीखिए। 22 मार्च, अगर तुक्का लेना तो इन दोनों में ले लीजिए, 50-50 आप यहाँ पर ऑलरेडी पहुँच चुके हैं। बाकी आप यहाँ पर सी एलिमेंट डी एलिमेंट, तो इसका होता है 22 मई, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन मृदा से संबंधित है? इडेफिक, बायोटिक, क्लाइमेटिक या टोपोग्राफी? तो मृदा से संबंधित है इडेफिक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। 112 का ऑप्शन नंबर ए। 113, निम्नलिखित में ओजोन के संबंधित है कि बस इंग्लिश में नेम लिखे हुए हैं, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, आप सबको पता होता है। स्ट्रेटोस्फीयर जो समताप मंडल कहते हैं, तो ओजोन परत की सांद्रता कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल पाई जाती है, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। 113 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए,
140 वैश्विक ऊष्मन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसकी बारंबारता प्रचंड रूप से बढ़ती है? तूफान, केवल वंडर। देखिए ये क्या है, ये सब चक्रवात के एक तरह के तूफान या चक्रवात के ही जो है उदाहरण है, तो उपरोक्त सभी ऐसे में ऑप्शन नंबर डी ले लेते हैं हम, ठीक है। स्वस्थान है, देखिए स्वस्थान इन सीटू और एक्स सीटू, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है इन सीटू और एक्स सीटू, तो निम्नलिखित में स्वस्थान है मतलब इन सीटू पूछा है। संरक्षण नीति का उदाहरण नहीं है, इन सीटू का नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो इसमें क्या होता है? बोटेनिकल गार्डन तो एक्स सीटू का, बाकी जो है बायोस्फीयर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है, और जो है राष्ट्रीय उद्यान या पवित्र उपवन भी है, ठीक है, ग्रोव्स भी हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश से परावैंगनी विकिरण अभिप्राय निम्नलिखित जो अभिक्रिया होती है, परावैंगनी विकिरण की जो अभिक्रिया होती है निम्नलिखित से क्या पैदा करती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन या फ्लोराइड्स। तो 116 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। देखिए कैसे, जब मतलब क्या होता है, जब हमारा ऑक्सीजन, जब सूर्य की परावैंगनी किरणें आती हैं तो सूर्य की परावैंगनी किरणें जो है O3 को देखिए क्या तोड़ती हैं O2 प्लस O में, और नीचे से जो ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन का स्वतंत्र अणु होता है वो ऑक्सीजन O से क्रिया करके यही O3 बनता रहता है। तो इसे इसको जो चक्र बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रेब्स चक्र बोलते हैं। तो मतलब ये है जो ये चलता रहता है बार बार, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाता है, मतलब वहीं पर बनती रहती है, घटती रहती है, और इसको मापते हैं हम डॉप्सन में, ठीक है। नेक्स्ट नॉर्मन बोरलॉग को आप सब जानते होंगे, हरित क्रांति के जो वैश्विक स्तर पर थे जनक माने जाते हैं उसके, लेकिन उनको नोबेल पुरस्कार जो मिला था उनको मिला था डी शांति के क्षेत्र में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा, तो रेनेटिंग पनीर में पाया जाता है, जयप्रदोई प्लाज्मिड, गोल्डन चावल ए, ओजोन पर ट्रोपोस्फेयर नहीं स्ट्रेटोस्फेयर। ऑप्शन नंबर डी अभी देखा, देखो यहाँ पे रिपीट हो गया, एक ही पेपर में रिपीट हो गया, 2018 में दोबारा आ गया एक ही विकल्प, ठीक है। 118 का डी ऑप्शन में। जैसे आप 2023 के पेपर में भी देखेंगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का 2 क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही तरीके से दिए हुए, दोनों का आंसर जो है सस्टेनेबल गोल ही था, मतलब संपूर्ण विकास ही था, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही था। तो 118 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट, ये लास्ट है इस वीडियो का, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? बांदीपुर कर्नाटक है सम्मिलित है, मानस असम का है, ठीक है, पेरियार केरल का, सिमलीपाल जो मध्य प्रदेश का नहीं है, आपको पता, मैंने बताया कि जो है उड़ीसा का, ठीक है, उड़ीसा भीतर से सिंपल है, ऐसे याद कर सकते हैं, उड़ीसा भीतर से सिंपल है, तो भीतरकनिका और सिमलीपाल जो है उड़ीसा के, ऑप्शन नंबर डी है। मैंने कहा था अगर ये आपको वीडियो देखनी है राष्ट्रीय उद्यान की, नेशनल पार्क की, तो ये वीडियो बना रखी है, आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसके बाद उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। अब जो मैंने अपने मैं जो मैंने प्रॉमिस करा था शुरू में कि मैं जो है चीज़ें बताऊँगा, हमने कम से कम यहाँ पर देखे होंगे, कम से कम हमने 100+ क्वेश्चन देखे हैं, 100 बल्कि ना तो हमने देखे होंगे 150 लगभग क्वेश्चन, और ये जो है लास्ट 5 ईयर के सारे पेपर में क्वेश्चन थे। अब मैंने जो बताया था कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं एंड में जो है आपको कुछ थीम्स बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट थीम्स है, तो आज आप जो उन थीम्स को देख सकते हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट थीम्स है इन थीम्स को आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है, उन थीम्स को आप तैयार कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला अगर आपको नोट करनी है तो सबसे पहला आप कर लीजिए SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये आपको तैयार कर लेनी है, ठीक है, अच्छे से। सेकंड आप जो है याद कर सकते हैं, जो थीम तैयार कर सकते हैं एनर्जी सोर्सेस की, ठीक है, एनर्जी सोर्सेस की। तीसरी थीम जो आप तैयार कर सकते हैं वो कर सकते हैं एनवायरमेंटल एक्ट की, जो एनवायरमेंट एक्ट होते हैं उनकी आप जो है तैयार कर सकते हैं। तीसरी थीम ये होगी, ठीक है। फोर्थ थीम जो है आप याद कर सकते हैं बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, इसके आगे नॉन लिख के नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसके बाद आप जो 5वीं थीम देख सकते हैं उसमें आप नेशनल पार्क देख सकते हैं, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देख सकते हैं, रामसर साइट देख सकते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व देख सकते हैं, ये आप चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। 6th थीम में आप देख सकते हैं कुछ प्रोजेक्ट, जैसे प्रोजेक्ट में आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट एलिफेंट, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर, तो इस तरीके की चीज़ आप देख सकते हैं, ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट अगर आपको कुछ और इसके अलावा चीज़ देखना तो जैसे एनवायरमेंटल एक्ट में आप जो है ये भी देख सकते हैं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो एक तो जो 10 ईयर पर हुए थे, पहला 1972, फिर 82, फिर 92, ये वाले भी देख सकते हैं। इसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल और जो है उसके बाद एक COP21 पेरिस सम्मेलन, इन 2 को देख सकते हैं अच्छे से पर्यावरण के लिए। बाकी आप जैसे ओजोन से संबंधित जो है काली, मॉन्ट्रियल और वियना, वो देख सकते हैं। जैव विविधता से संबंधित जो है तंत्र 2 का, उसके अलावा जो है नगोया और कार्टेजना, ये देख सकते हैं, ठीक। और इसके अलावा कुछ स्पेशल टॉपिक आप देखना चाहें तो एक तो बायोडाइवर्सिटी हो गया, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी देख सकते हैं। इसके बाद इकोलॉजिकल देख सकते हैं, मतलब यूट्रोफिकेशन एक देख सकते हैं, यूट्रोफिकेशन, ठीक है, यूट्रोफिकेशन मतलब इसको बोलते हैं सुपोषण, ठीक है। उसके बाद इकोसिस्टम, इकोलॉजिकल इकोसिस्टम को पूरा देख सकते हैं। इकोसिस्टम में क्या देख सकते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, ये चीज़ आप देख सकते हैं कि कौन सा उत्पादक है, प्राथमिक उपभोक्ता क्या है। उसके बाद कुछ नियम देख सकते हैं, जो ऊर्जा का नियम, ठीक है। उसके बाद पिरामिड देख सकते हैं कि ऊर्जा पिरामिड, जैव विविधता पिरामिड, इस तरीके की चीज़ें देख सकते हैं। इस तरह आप बायोडाइवर्सिटी को बहुत अच्छे से देख सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। या कुछ कन्वेंशन देख सकते हैं, जैसे बेसल कन्वेंशन हुआ था, मिनीमाटा हुआ था, रोटरडैम हुआ था, ठीक है, तो ये स्टॉकहोम हुआ था, तो इन वाले कन्वेंशन को आप देख सकते हैं। इतनी सारी चीज़ें आप जो है तैयार कर सकते हैं, ठीक है।
तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और इस तरीके की वीडियो अगर आपको नेक्स्ट और चाहिए किसी भी टॉपिक जैसे हिस्ट्री या पॉलिटी वगैरह पर, इस तरह के क्वेश्चन एक बार में आपको कंक्लूड करके मिल जाए, तो आप जो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और हम अगली वीडियो जल्दी लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।